मैं डॉक्टर महालक्ष्मी सिंह, सहायक प्राध्यापक ISC बिलासपुर, M.Ed 4th सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन विषय पर फर्स्ट यूनिट में सेकंड बुलेट पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहती हूँ। सब्जेक्ट है भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार। बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, तीसरा भाषा विकास की अवस्था, चौथा भाषा विकास के अंग, पांचवा भाषा एवं ध्वनि में संबंध, छठवां है भाषा का स्वरूप, सातवां भाषा बिंदु, आठवां है बालक की भाषा सीखने की संस्थितियाँ। पहला प्रस्तावना, जन्म के समय बच्चा भाषा एवं ध्वनि से अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह रोने की ध्वनि करता है, उसके पश्चात वह कुछ समय बाद हंसने की ध्वनि निकालता है, फिर वह जन्म के बाद से कुछ शब्दों को बोलने का अभ्यास करता है, जिसमें कि अनुकरण उसका साथ देता है। अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण वह अपने परिवार में बोली जाने वाली भाषा को सीख लेता है और भाषा जो है परिवार की देन है। दूसरा है भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा सीखने में कुछ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ बालक को सहयोग करती हैं, जैसे कि जिज्ञासा, अभ्यास और अनुकरण। जिज्ञासा, बच्चे के अंदर बहुत अधिक कौतूहल होता है, वह किसी शब्दों को बहुत ध्यान से सुनता है और शब्दों को सुन करके अपने सारे अवयवों को, सारे इंद्रियों को केंद्रीभूत कर लेता है और उस शब्दों को सीख लेता है और उसको शब्द को सीखने से आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। अनुकरण, बच्चा में बहुत अधिक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। वह अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसको ध्यान से सुनता है, ध्वनि के उतार चढ़ाव को सुनता है और आवाज़ को पहचानता है। इस प्रकार वैसे ही जैसे कि परिवार में भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोलने वाले परिवार का बच्चा उसी प्रोनाउंसिएशन से, उसी उच्चारण से तेलुगु भाषा को बोलता है। उर्दू बोलने वाला बच्चा भी उसी उच्चारण के साथ उर्दू की भाषा को बोलता है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वह भाषा उसी उच्चारण के साथ बोली जाती है, जो कि अनुकरण प्रवृत्ति के कारण संभव है। इसी प्रकार अभ्यास, बच्चों में किसी बात को सीखने से उसको दोहराने की प्रवृत्ति होती है। निरंतर दोहराना और अभ्यास करने से ही भाषा को बच्चा अच्छी तरह से सीख लेता है और करत करत अभ्यास के जड़मति उलझान कहावत जो है वह चरितार्थ होता है। इस प्रकार जो बालक में जो 3 स्थितियां हैं, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, जिससे कि बालक अच्छी तरह से भाषा को आत्मसात कर लेता है। उसके बाद है भाषा विकास की अवस्था। मनोवैज्ञानिक भाषा विकास की अवस्थाएं 5 मानते हैं। जैसे पहली अवस्था है प्रयत्न की अवस्था। बालक जो है अपने हाथ पैर को हिला करके कुछ आवाज़ करके बोलने का प्रयत्न करता है, जिसमें उसके स्वर यंत्र है, जिह्वा है, होठ है, मुख है इत्यादि, मस्तिष्क है, फेफड़े हैं इत्यादि अवयव काम करते हैं। दूसरी अवस्था है उसके भाषा को सीखने की, जिसमें कि वह किलकारी के रूप में शब्द को प्रकट करता है, 1-2 शब्दों को बोलना सीखता है। तीसरी अवस्था में बालक क्रिया और संज्ञा पदों को बोलना सीख जाता है, जैसे कि राम, गाय, मैं, वह इत्यादि शब्दों को बोलना सीख जाता है। इस प्रकार चौथी अवस्था में वह संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय इत्यादि सभी भाषा के जो अंग हैं, वाक्य के जो अंग हैं, उनको बोलना सीख जाता है और संपूर्ण वाक्य से स्पष्ट रूप से बोलने लग जाता है। 5वीं अवस्था में बालक अपने उच्चारण के शुद्धता के साथ ही भाषा की स्पष्टता को और भाषा के व्यक्ति को भी अच्छी तरह से सीख पाता है। इस प्रकार भाषा बोलने में परिपक्व बन जाता है। भाषा एवं ध्वनि, भाषा विकास के अंग। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री भाषा विकास के 5 अंग मानते हैं। पहला है शब्द भंडार। बालक जब छोटा होता है तो शुरू में वह कुछ पदों को ही बोल पाता है, उसके बाद वह 1 वर्ष की आयु में 3 पदों को बोल पाता है और धीरे धीरे वह अपने शब्द भंडार को बढ़ाते हुए 6 वर्ष की आयु में 2500 शब्दों को सीख जाता है और 9 वर्ष की आयु में वह 5000 शब्दों को बोलना सीख जाता है। दूसरा है वाक्य विन्यास। बालक अपने वाक्यों के जो शब्द हैं उसको ग्रहण करता है और बोलने का अभ्यास करता है। धीरे धीरे वह वाक्यों को पूरी तरह से बोलने का प्रयास करता है, किंतु कुछ ही पदों को बोल पाता है, पूरे वाक्य उसको अभी स्पष्ट उससे नहीं हो पाते हैं। अभिव्यक्ति, बालक में
जो व्यक्ति है भाषा जो सीखता है उसको वह व्यक्त करने की चेष्टा करता है और उस अभिव्यक्ति में वह तुतलाता है, हकलाता है, रुक रुक कर बोलता है, अटक अटक कर बोलता है और कुछ ही शब्दों को बोलने का प्रयास कर पाता है। अभी भी उसकी भाषा की परिपक्वता जो पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके बाद है वाचन। बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें अक्षरों को पहचानने और चित्रों को पहचान करके बोलने या उसको समझने की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। वह चित्र को देख करके यह वृक्ष है, यह गाय है, यह पक्षी है, इस तरह के भावों को व्यक्त कर पाता है। उसके बाद वह उनके साथ उन चित्रों के साथ उन भावों को व्यक्त करना सीख जाता है। इस प्रकार अक्षर का ज्ञान उससे हो जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ में लिखित अभिव्यक्ति भी व्यक्त करने लग जाता है। अब है लिपि। बच्चों की जो स्नायु तंत्र है वो कमज़ोर होते हैं। 6 वर्ष की आयु में ही उसके स्नायु सुदृढ़ हो पाते हैं और उनको लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इसीलिए पहले जो प्राइमरी में भर्ती करने का जो नियम था बच्चों को, वह 6 वर्ष की आयु में किए जाने का और बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा जाता था। वर्तमान में जो हम लोग 3 वर्ष के बच्चों को लिखने के लिए बाध्य करते हैं वह सही नहीं है। बच्चों की मांसपेशियां उसके अनुकूल नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमको बच्चों को मौखिक जानकारी देनी चाहिए, लिखित जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। उसके बाद है भाषा एवं ध्वनि में संबंध। भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है और ध्वनि के बिना भाषा संभव नहीं है। भाषा और ध्वनि में संबंध। भावों विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। ध्वनि के बिना भाषा संभव नहीं है। सुनने, बोलने और पढ़ने सभी के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों कौशलों का विकास ध्वनि के माध्यम से होता है। जो लिपि है वह ध्वनि का चित्र है। इस प्रकार बोलने और समझने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। वैसी भाषा को, इन सभी को व्यक्त करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है। भाषा ध्वनि के बिना अधूरी है। अब है भाषा का स्वरूप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है एक दूसरे से और अपने कार्य का संपादन करता है। भाषा लिखित और मौखिक के अतिरिक्त उसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो सांकेतिक भाषा है वह 3 प्रकार से प्रयुक्त होती है। पहला स्पर्शग्राह्य, दूसरा चक्षुग्राह्य, तीसरा श्रवणग्राह्य। स्पर्शग्राह्य भाषा है जो कि हम अपने स्पर्श के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कहीं संकट आने पर हम किसी का हाथ दबा करके या किसी के संकट के समय पे उसको धक्का दे करके वहाँ से हटाते हैं। इस तरह से जो ये भाषा है वह स्पर्श के द्वारा व्यक्त की जाती है। दूसरा है चक्षुग्राह्य। आँख के इशारे से हम किसी बात को स्पष्ट करते हैं। चाहे किसी जगह पर बोलना संभव नहीं होता है तो हम अपने काम को करने के लिए इशारे से काम लेते हैं। जैसे कि आँखों के इशारे से हम उसको सचेत कर देते हैं कि यहाँ पर ये काम नहीं करना है। तीसरा है श्रवणग्राह्य। श्रवणग्राह्य में सुन करके प्रतिक्रिया की जाती है। सुनने के माध्यम से उसे इशारा किया जाता है, इंगित किया जाता है। जैसे कि कार्यालय की घंटी बजती है और चपरासी तत्काल अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। विद्यालय की घंटी बजती है, विद्यार्थी प्रार्थना सभा में एकत्रित हो जाते हैं। समय जब अवकाश का, छुट्टी का होता है, विद्यालय छोड़ने का होता है तो घंटी बजती है। विद्यार्थी तुरंत समझ जाते हैं कि छुट्टी होगी और वो अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार श्रवण के माध्यम से सुन करके वे अपने कार्य को संपादित कर लेते हैं। इस प्रकार इन तीनों स्वरूप में भाषा लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में प्रयोग की जाती है। अब है भाषा बिंब। सुनकर, देखकर, विचार कर और भाव उत्पन्न करके हम बिंबों का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार के हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, श्रुत बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। दृश्य बिंब है जब बालक किसी चित्र को देखता है तो उसके संबंध में उसका मस्तिष्क में एक प्रत्यय निर्माण हो जाता है, चित्र अंकित हो जाता है। यह दृश्य बिंब है। जैसे गाय को देखता है, कुत्ते को देखता है, घर में रोटी को देखता है तो वह उस चित्र के संबंध में परिचित हो जाता है। फिर है श्रुत बिंब। श्रुत बिंब में बालक जब सुनता है यह गाय है, यह कुत्ता है, यह रोटी है तो उस के नाम से परिचित हो जाता है। उस सुन करके वो जान जाता है कि यह गाय है, यह कुत्ता है और यह रोटी है। तो उसके मस्तिष्क में उस वस्तु के विषय में एक अर्थ अंकित होता है। इसी प्रकार विचार बिंब। विचार बिंब जो है वह बालक के मन में एक प्रत्यय निर्माण करता है।
प्रत्यय निर्माण मतलब बालक के मस्तिष्क में इन चीज़ों को जानकर समझकर एक चित्र जो अंकित हुआ है उसके संबंध में वह निश्चित हो जाता है कि यह यही वस्तु है, और उसके मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। और उसके न होने पर भी वह, अगर हम गाय कहते हैं तो देखने लगता है गाय कहाँ पर है, रोटी कहते हैं तो रोटी को खोजने लगता है कहाँ पर है। यदि हम उसके सामने दूसरी वस्तु रखते हैं तो मना कर देता है कि रोटी नहीं है, या गाय नहीं है, या कुत्ता नहीं है। इस प्रकार से उसने प्रत्यय निर्माण कर लिया है, यह यही वस्तु है, इसका नाम यह है। तो इस प्रकार से उसको निश्चित हो जाता है कि वस्तु क्या है। चौथा है भावबिंब। विचार बिंब का संबंध मस्तिष्क से होता है और भाव बिंब का संबंध हृदय से होता है। भाव बिंब में बालक जो उनसे बड़ी प्रेरणा, प्रेम है, करुणा है, दया है, सहानुभूति है, इस तरह के भाव जो हैं उसके मन में, उसको वह समझ लेता है। गाय के प्रति यदि हम उसको प्रणाम करते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो बालक के मन में उसके प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है, जिसको देखकर वह सीख जाता है। बालक कुत्ते को देखता है, कुत्ते को हम भौंकता है तो डांटते हैं, रोटी देते हैं किंतु बैठने से हटाते हैं। इस भाव को समझता है और घृणा और प्रेम के भावों को वह अंकित करता है। इस प्रकार बच्चे के मन में एक भाव बिंब का निर्माण हो जाता है। ये चारों ही बिंब बालक के भाषा सीखने में सहायक होते हैं। अब है बालक में भाषा सीखने की संस्थितियाँ। पहला है भाषा कला है। भाषा जैसे कला के लिए कलाकार को बहुत अभ्यास करना पड़ता है और अपनी कला को निखार ला पाता है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए जो बालक है उसको भी बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। बालक में भाषा सीखने की संस्कृति। पहला है भाषा एक कला है। भाषा एक कला है। जैसे एक कलाकार को अपनी कला को निखार लाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही बालक को भाषा सीखने में बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए भाषा को हम कला कहते हैं। भाषा निरंतर अभ्यास से सीखी जाती है। बालक जब जब किसी शब्द को बार बार दोहराता है तभी वह उस भाषा को सीख पाता है। इसलिए भाषा सीखने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अधिक अधिक शब्दों की जानकारी, शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है। भाषा यदि कोई जंगल में चले जाता है तो वह सीख नहीं सकता, वो समाज में रहता है, तभी शिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अच्छे विचार, अच्छे आदर्श व्यक्तियों के संपर्क में आकर के वो अच्छे से शब्दों को सीख पाता है और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग कर पाता है। इसलिए भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है। भाषा प्रयोग की वस्तु है। यदि हम भाषा सीख लेते हैं किंतु उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह भाषा हमारे काम की नहीं रहती है। इसलिए भाषा निरंतर प्रयोग करते रहने से परिपुष्ट होती है, परिपक्व बनती है। इसलिए भाषा निरंतर प्रयोग में लानी चाहिए, अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करना चाहिए। भाषा अभिरुचि होने पर ही सीखी जाती है। यदि बालक में भाषा सीखने के प्रति कोई रुचि नहीं है तो उसको कितना ही प्रयास किया जाए वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए अभिरुचि होने पर ही भाषा सीखी जा सकती है। भाषा सीखने के लिए स्वयं में उसकी इच्छा जागृत होनी चाहिए और उसको प्रयास करना चाहिए, तभी वो सीख सकता है। अगला है भाषा अधिगम में शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा शिक्षण में शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र बहुत अधिक काम करते हैं। जैसे कि रुचि का सिद्धांत है, मूल से अमूर्त का सिद्धांत है, अज्ञात से ज्ञात का सिद्धांत है। सभी सिद्धांत शिक्षण सूत्र के अनुसार भाषा सीखने में सहायक होते हैं। इसके लिए एक ही सूत्र है कि सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो, अनुकरण, अभ्यास और भाषा शुद्धता। जब वह सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखता है, अनुकरण करता है, अभ्यास करता है, तभी वह विद्वत्ता को प्राप्त करता है। धन्यवाद। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन सेकेंड बुलेट में जो भाषा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार विषय पर मैंने चर्चा की, वह भाषा सीखने के बच्चों के मनोवैज्ञानिक आधार को प्रदर्शित करता है।